हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक बच्चों, देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बहुपद। और हम मुझे आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी चैप्टर अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो होती क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। जब उसको पूरी तरह डिटेल में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, फिर हम सवालों को लगाएंगे तो हमारे लिए सवाल क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। चलो, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए बहुपद। क्या लिखेंगे आप? बहुपद। इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? इनको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब बहुपद होता क्या है, आपको एक चीज बता दें कि जैसे फोन छोटे छोटे पार्ट से, छोटे छोटे पार्ट को आप असेंबल करके एक फोन बना दिया जाता है। फोन ऐसे डायरेक्ट तो तैयार हो नहीं जाता। आप छोटे छोटे पार्ट्स लोगे, उनको असेंबल करोगे, इकट्ठा करोगे, एक एंड्रॉयड फोन बना देते, तो उसका नाम हो जाता है एंड्रॉयड फोन। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी भी जब बनाते हो, सब्जी ऐसे नहीं तैयार होती, उसमें आप प्याज, टमाटर, मसाले, तेल, नमक, सब मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को आप मिलाकर तब जाके एक आप सब्जी तैयार करते हो अच्छी। उसी प्रकार बहुपद है। बहुपद जो नाम पड़ा है ना, ये अकेले से नहीं पड़ा है, इसके साथ कई लोग लगे हुए, इन बहुपद के साथ कई लोग लग के इनको बनाने में, बहुपद को बनाने में छोटे छोटे भागों का, पार्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मिलकर एक साथ आके एक स्ट्रक्चर बना दिया। इसका नाम हो गया बहुपद। इसका हमने नाम क्या दे दिया? बहुपद। ठीक है ना? तो बच्चों, बहुपद को समझने से पहले पहले हम इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे ये बना है उसको समझेंगे, उनका फंक्शनिंग समझेंगे, उनका ऑपरेटिंग क्या है, उनको कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर हम उनको छोटे, फोन आप चलाते हो, फोन के अगर उनके फंक्शन का, अगर आपको यूज, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका ऑपरेट करने का तरीका नहीं पता है तो आप फोन कहाँ चला पाओगे? आप फोन नहीं चलाते हो, आप फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हो। कहने का मतलब कि जब तक ये सब बहुपद को जानने के लिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिनसे मिलकर बहुपद बना होता है, अगर जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तब तक हमें बहुपद समझ में नहीं। ठीक है ना? तो गणित, देखिए गणित में क्या होता है, बहुपद को आप बना दें कि बहुपद एक प्रकार का पेड़ है, अभी समझाएंगे आपको। अब उस पेड़ में जब कई तरह की शाखाएं होती है, उसमें क्या क्या लगी होती है, देखिए ये हम एक पेड़ बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है ना? बहुपद तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। ये जड़ है, बना दे रहे हैं एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, चार शाखा, पांच। ठीक है ना? एक और बना दे रहे हैं, इसको थोड़ा और लंबा कर दे रहे हैं। कोई नहीं, बना दे रहे, देखिए इसे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसे थोड़ा लंबा कर, हमने कर दिया इनकी जड़ यहाँ तक है, इनकी जड़ एक शाखा हमने ये ले ली। ठीक है ना दोस्तों? अब देखो, हमने क्या बोला, ये बहुपद नाम का एक पेड़ है, इस पेड़ का नाम क्या दोगे आप? बहुपद। ये क्या है? बहुपद। अब ये बहुपद ऐसे तो बन नहीं गया। अब पेड़ अगर आप देखते हो, अगर आप कहते हो आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ ऐसे थोड़ा बन गया, उस पर तना भी होती है, सिराएं भी होती है, और उस पर डाल भी होती है, उस पर फूल भी होती है, पत्तियां भी होती है, पूरे को मिलाकर एक नाम दिया जाता है पेड़। तो ये बहुपद का पेड़, देखिए बनता किससे आपको बता दें। इसमें क्या क्या, किस तरह के फल पत्तियां होंगे, देखिए इसमें होता है चर। क्या होता है? एक ही डाली हो गई चर की। ठीक है? ये डाली हमने दे दी अचर की। किसकी दे दी? अचर की। ये हमने दे दी बच्चों पदों की, पद। ये हमने दे दी गुणांक की। क्या दे दी? गुणांक। नहीं नहीं, इसको इन्हें आस पास करते हैं ना, जो जिसके नजदीक होता है उनके आस ही पास कर देते हैं। दूर बैठा है तो क्या फायदा? देखो, चर के बाद फिर क्या है? ये गुणांक, ये गुणांक वाली शाखा है। ठीक है ना? और फिर ये कौन सी घात वाली शाखा है? कौन सी घात वाली है? ये आपका कौन सा है? ये आपका संकारक है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ठीक है ना? इन्हें क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। इन्हें क्या बोलेंगे? पद। क्या बोलेंगे? पद। ठीक है ना? तो मतलब इन चीजों से मिलकर क्या बना होता है? ये पूरा क्या है? इन चीजों से मिलकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। क्या बनता है? बहुपद बनता है। और ये पूरा पेड़ का नाम क्या दे दिया? पूरा पेड़ का नाम हमने दे दिया बहुपद। क्या दे दिया?
बहुपद दे दिया। और ये सब क्या है, ये सब बीजी व्यंजक है। ये सब क्या है, ये सब बीजी व्यंजक है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब बीजी व्यंजक हैं। और ये बीजी व्यंजक के बहुपद नाम के पेड़ के हैं। और ये अलग अलग इनकी शाखाएं हैं, एक का नाम चर है, गुणांक है, घात है, संकारक है, अचर है और पद है, ठीक है ना। तो इस बहुपद को समझने से पहले हम इनकी छोटी छोटी शाखाएं हैं ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आएगी दोस्तों, तब तक हमको बहुपद समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों, पहले हम चर से समझेंगे कि चर होता क्या है, पहले हम इन चीजों को समझेंगे। चलो देखो हम आपको बता दें, चर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो हम लिखेंगे पहले फिर आपको समझाएंगे। चर क्या होता है, चर एक अज्ञात राशि होता है। क्या होता है, चर एक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चर एक, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ लेना, इनको हम मिटा देंगे, यहाँ पर हमारे लिखा ही है। इन्होंने क्या बोला, चर एक अज्ञात राशि होती है। कैसी राशि होती है, अज्ञात, ये हटा देना, ठीक है ना। चर एक अज्ञात राशि होती है। अभी हम लिख दे रहे हैं फिर आपको समझाएंगे। चर एक अज्ञात राशि होती है जिसका मान हमें निकालना होता है, जिसका मान हमें निकालना होता है। क्या करना होता है, निकालना होता है, जिसका मान हमें निकालना होता है। और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। हमने क्या बोला, चर का मान, जो जो चीज हमने यहाँ पे लिखवाई ना सबको समझाएंगे। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। क्या होता रहता है, बदलता रहता है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। और सबसे अच्छी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवा दें, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं ए टू जेड, ए टू जेड से लेके जितने भी अक्षर होते हैं उन्हीं सबको हम किसका दर्जा दिए हैं, चर का। इनको सबको किसका दर्जा दिए हैं, चर का दर्जा दिए हैं। किसका है, चर का। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, इनको सबको हम चर का दर्जा दिए। किसका दर्जा दिए, चर का। अब आप समझिए हमने क्या बोला, चर एक अज्ञात राशि। अज्ञात राशि मतलब एक ऐसी राशि होती है जिसका मान हमें पता नहीं होता, और पूरे गणित में हम उन्हीं मानों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, ठीक है ना। और जिसका मान हमें निकालना होता है, हमने पहले लिख दिया। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। कहने का मतलब, अब चर का मान अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग चर का मान होगा। एक्स की जगह जो भी ए से लेके जेड तक के आपके इसमें अल्फाबेटिक मान दे रखे हैं, आप इनकी जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी सांख्यिक मतलब सांख्यिक मान आप रखोगे, कोई भी नंबर आप रखोगे, तो मतलब अलग अलग नंबर के लिए आपको चर का अलग अलग मान मिलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी भी बहुपद में x का मान कुछ एक रखोगे तो आपको जो बहुपद का मान एक अलग से मिलेगा। अगर उसी किसी दूसरे बहुपद में x का मान आप दो रखोगे तो बहुपद का मान आपको अलग मिलेगा। मतलब चर का मान बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि चर का मान एक ही होता है, आप जो भी उसको वैल्यू देते जाओगे एक अलग तरह से आपको बहुपद मिलेगा। मतलब अलग अलग बहुपद के लिए चर का मान अलग अलग होता है। इनका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। ऐसा आप समझ लो। देखो अगर हमने एक बहुपद लिख दिया 3x प्लस का 5, ये बहुपद लिख दिया, यही हमारा चर चर है, अज्ञात राशि है। और इसका मान देखिए, हमने कहने मतलब इसका मान आप कुछ भी रखो। अगर आप यहाँ पर एक रख दोगे तो 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 8। अब अगर आप 1 से बराबर 2 ले लो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 11। मतलब अगर आपका x का मान बदल रहा है तो बहुपद का मान बदल रहा है। कहने मतलब चर का मान बदलता रहता है। आप 1 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, 3 ले लिए, कुछ भी हो सकता है चर का मान। और हम चर को हमेशा x के रूप में क्यों मानते हैं, कहने मतलब हमेशा x के रूप में क्यों मानते हैं, क्योंकि हम संख्या के रूप में नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अगर संख्या के रूप में किसी चीज को मान लेंगे तो वो जो उस मान होगा वो सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से उसी संख्या के लिए सटीक मान होगा। अगर आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, x मतलब कहने को बोले अगर यहाँ पर x ना लेके आप अंग्रेजी से, अरे सॉरी, आपको जो गणित की संख्या है आप उनको यहाँ पर अगर मानोगे, भैया हम तो x को कुछ नहीं मानेंगे, हम 2 मानेंगे चर को। अगर आप गणित की संख्या को चर मानोगे तो वो जो सटीक, वो जो 2 आप मान लिए तो 2 सिर्फ उसी बहुपद के लिए मान होगा, और किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। 2 आप रखोगे उसी के लिए, क्या 2 की जगह कोई दूसरा मान तो आप रख ही नहीं पाओगे, तो उसी के लिए सटीक बैठेगा। इसीलिए हम एक अंग्रेजी के वर्णमालों को कोई भी अक्षर लेके हम मान लेते हैं उनको चर, क्योंकि उसकी जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो हर एक वैल्यू के लिए आपको अलग अलग मान मिलेगा, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग मान मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ए से जेड तक के अक्षर सब चर होते हैं, चर का मान बदलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक लिया, अब यहाँ पर चर क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, दो। अभी आगे आप कुछ भी रखो, हाँ 3 ले लोगे, और आगे कुछ रखोगे वहां 5 ले लोगे। कहने मतलब कुछ भी लेते रहो, आपका चर का मान बदलता रहता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया है। अब इसे हम बहुपद में कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको बताएंगे। देखिए अब एक्स क्या एक अज्ञात राशि है, हमने यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखा, तो आपको इससे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई वो बहुपद आता है। क्या, तो बहुपद का मान होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, अब चलते हैं किसके तरफ, आप समझ लेते हैं थोड़ा से। देखिए चल हमारा कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो गया उसको बोला कर लो। अब हमारी बारी आती अचर की। किसकी बात करेंगे, अचर। अचर क्या होता है ये समझ लेते हैं। हमने क्या बोला, जितनी गणित के अंदर जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी संख्या होती है, जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं, जितने भी संख्या होती है, सबको हम अचर कहते हैं। इसका क्या होता है, इसका विपरीत गणित में, आप लिख लो गणित में जितनी इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल्स। गणित में जितनी संख्या होती है, क्या बोला हमने, गणित में जितनी भी संख्या होती है उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको उन सबको हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें दोस्तों या बच्चों, अचर को हम स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिरांक। कहने का मतलब यह है कि अचर एक कांस्टेंट होता है। कैसे होता है, कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट भी बोलेंगे, नॉन वेरिएबल्स भी बोलेंगे। कहने का मतलब इनका मान नियत होता है, जो कभी बदलेगा नहीं। जैसे हमने बोला गणित की जितनी भी संख्या, हमने लिए 1 2 3 10 12, कोई भी संख्या ले लो, ये सब क्या है, ये सब आपका अचर है। गणित की जितनी भी संख्या होती है उनको सबका क्या बोलते हैं, अचर। और इनका मान बदलता नहीं। क्या लिखोगे, इनका मान बदलता नहीं, इनका मान बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता, देखो अब एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू ले लेते थे। चर में एक्स की जगह आप 1 2 3, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनके केस में क्या है कि इनका मान नहीं बदला। अगर दो ऐसे है ना, तो दो दो ही रहेगा, दो बदल के 3 तो हो नहीं जाएगा कि यहाँ पर दो कुछ और है। अगर आप कोई दूसरा बहुपद लोगे तो वहां पर कोई बदल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। देखो जैसे हमने कोई ले लिया 5x प्लस का 2, अगर हमने दूसरा बहुपद ले लिया 4x बराबर मतलब हम प्लस का 2, अब यहाँ पर भी 2 का वही वैल्यू है जो वहां पर 2 का वैल्यू। समझ आए ना, मतलब ये अचर का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। अगर यहाँ पर 2 का जो महत्व है वही महत्व यहाँ पर भी 2 का है। ऐसा नहीं कि 2 का महत्व यहाँ पर कुछ और है, वहां का महत्व कुछ और है। दोनों जगह सेम, मतलब संख्यात्मक मान होते हैं अचर, इनका मान आपका स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। ये जैसे 2 अगर ऐसे लिखा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, आने वाले समय में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, पिछले में भी ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कहने मतलब हमने लिखे 2+2, अब 2+2 तो 4 होता है। अभी कोई भी बहुपद हल करोगे तो उसमें हर जगह 2+2 4 ही होगा। ऐसा तो है नहीं सकता ना कि हमने लिख दिया भैया 2+2 बराबर 8, 2+2 तो 8 होता ही नहीं, 2+2 तो 4 ही होता है। तो मतलब इनका मान स्थिर होता है। अगर 2+2 4 होता है तो 4 ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन चर के केस में ऐसा नहीं। अगर आप चर का वैल्यू पुट करते जाओ तो उसका मान बदलता जाएगा। देखिए आप एक चीज देख लो, x+2, अब क्या भैया x+2 का मान, यहाँ 2+2 4 होता है, अब इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन x+2 के अलग अलग मान आएंगे। देखो आपने यहाँ रखा 1, तो यही x+2 बन गया 3। आप यहाँ रखे 2, तो यही x+2 क्या बन गया 4। देख रहे हो ना, मतलब ये बदल रहा है, मान रखते जा रहे हो, यही x+2 का मान क्या होता है, बदलता जा रहा है, ये स्थिर नहीं है। लेकिन यहाँ का मान नहीं बदल रहा, 2+2 4 ही होता है तो 4 ही होता है। इसके अलावा जबरदस्ती तुम 5 6 बना ही नहीं सकते। समझ गए ना। तो अचर क्या होता है, जिसका मान, जिसकी संख्या उन सब, हाँ गणित की जितनी संख्या उन संख्या को अचर कहते हैं, और इनको हम स्थिरांक के क्वेश्चन कहते हैं। इनका मान बदलता रहता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनमें किसी का जोर दबाव नहीं होता, इनमें किसी का जोर दबाव नहीं होता। रीजन क्या है, आपको हमने दे ही रखा है भैया 2+2 4 है, स्वतंत्र है, किसी की हिम्मत नहीं इनको 2+2 बढ़ा के 8 बना दे, नहीं है ना। लेकिन इनमें है हिम्मत, इनके साथ छेड़खानी हम कर सकते हैं।
हमने कहा भैया एक ही रखेंगे, हम कह नहीं अब दो रख देंगे। किसी ने कहा हम तीन रखेंगे एक्स की जगह, तो भैया एक्स बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि इसको आजादी नहीं मिली, इसके साथ छेड़खानी होती रही। लेकिन इनको आजादी मिली, ये भैया स्टैंडर्ड, 2+2 4 ही होता तो भैया 4, 3+5 8 ही होता तो 8 ही, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अगर ओवरऑल इसका पूरा व्यू निकाला जाए तो आपको एक चीज शॉर्टकट, शॉर्ट शब्दों में लिख दें। देखो आपने जो अभी तक सीखा, क्या सीखा, देखिए आपने ये सीखा कि सर जी ने बताया कि भैया चर की अगर बात करेंगे तो ए टू जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टू जेड। अगर अचर की बात करेंगे क्या हो जाएगा? एक से लेके जो भी मतलब संख्या होगी गणित की, वो सब क्या हो जाएंगी? अचर हो जाएंगी। अभी तक आपने यही सीखा। हाँ, बिल्कुल सर यही सीखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा अचर भैया कहाँ है, इनको भी गोला लगा दें, ठीक है ना। अब चलते हैं गुणांक की तरफ, किसके तरफ चलते हैं? गुणांक की तरफ। चलो गुणांक की बात करते हैं। देखो गुणांक क्या होता है आप समझो, हम गुणांक का मतलब क्या होता है आप समझो। गुणांक, संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा ना, जब दो संस्कृत में हिंदी में संधि की जाती है तो उनका विच्छेद किया जाता है। विच्छेद मतलब अलग किया जाता है। तो संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा, इसे क्या करेंगे, इनका संधि का विच्छेद करो, गुणा प्लस, देखो ऐसे लिख दो, गुणा का अंक। गुणा का अंक गुणांक, मतलब गुणा का अंक, जो गुणा हमने किया है उसका अंक। ऐसा आप एक उदाहरण समझो, हमने लिख दिया 12, 12 का आपने क्या लिखा 4 × 3, ठीक है ना। 4 × 3, अब हम पूछेंगे भैया 3 का गुणांक बता दो। क्या पूछा हमने? 3 का गुणांक। 3 के गुणा का अंक क्या है? 4 है, समझ रहे हैं। 3 के गुणा का अंक, गुणा का अंक 3 के गुणांक क्या है? 4 है। अगर पूछेंगे 4 का गुणांक बता दो, क्या बताओगे? 4 के गुणा का अंक क्या है? 3, समझ रहे हैं ना। मतलब जिस संख्या 4 के साथ जिस भी संख्या का गुणा हुआ है वो अंक कौन सा है, 3 के साथ जिस भी संख्या का गुणा हुआ है उस वो अंक कौन सा है, ये होता है गुणांक, ठीक है ना। अगर आप बहुपद के केस में पूछोगे तो देखो बहुपद के केस में क्या होता है, अब बहुपद में मेन हमारा क्या है? चर। अच्छा चर के इर्द गिर्द पूरा बहुपद क्यों घूमता है? क्योंकि मेन मालिक तो चर ही है ना, क्योंकि जब तक चर का मान नहीं आएगा तब तक बाकी पूरे बहुपद का मान नहीं आएगा। तो बहुपद किस पर निर्भर होता है? चर पर। किस पर निर्भर होता है? चर पर। जब तक चर का कोई वैल्यू नहीं पता होगा बहुपद अधूरा है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसीलिए बहुपद में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी गई है? एक्स को, चर को। अब होता नहीं कि भैया इतनी आगे कोई भी चीज है तो भाई किसको कितना मिलेगा, बोला चर, बोला भाई हमें सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? अब घात भी कौन लेके बैठा है? चर ही लेके बैठा। बोला घात मेरे पास रहेगी, गुणांक भी मेरे पास रहेगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो ही लेके बैठा। क्यों? बोला क्योंकि अगर हमारा मान नहीं निकलेगा तो आप ऐसे अधूरे रह जाओगे बहुपद भैया। तो बहुपद भैया इसीलिए चर के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि भैया ठीक है जो लेना भैया ले लो, लेकिन हमारा वैल्यू निकाल दो। अगर वैल्यू आप नहीं मेरी बना के रखोगे तो भैया हमारी तो कोई समाज में इज्जत नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने क्या बोला, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी गई? चर को दी गई, ठीक है ना। अब चर को वैल्यू, देखो घात भी इसी के पास बैठा है। ये जो घात है ना ये चर ही लेके बैठा है। ये गुणांक है ना ये भी चर लेके बैठा है। कैसे? देखो हमने क्या बोला, अगर बहुपद के केस में बात करेंगे तो जो हमारा चर होता है, चर का गुणांक हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि चर ने पहले बोल दिया कि भैया रॉयल्टी हमें ही मिलनी चाहिए, ये गुणांक गुणांक कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास है। देखो ये समझ में आया ना। देखो हमने लिखे 3x, एक्स ने ये भी कहा भाई हम कभी हमारा गुणांक, भाई हम इनका गुणांक निकलवा लेंगे, हमारा गुणांक होना चाहिए। देखो जैसे बोला एक्स, अगर आपसे पूछेंगे एक्स का गुणांक बता दो, हमेशा गुणांक चर का ही होगा, बहुपद किसका होगा? चर का होगा। हमसे पूछेंगे एक्स का गुणांक बता, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो गुणे का होता है। किसका होता है? गुणे का। अब वही चीज सेम कंडीशन, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणक अंक क्या है? 3, एक्स के गुणक अंक क्या है? 3। तो आपको एक चीज ये मिल गई कि गुणांक हमेशा चर का होता है। किसका होता है? चर का। और वो हमेशा चर के पीछे रहता है। किसके? हमेशा चर के पीछे होता है। चर के मतलब चर के साथ जो भी संख्या लगी हुई होती है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? गुणांक। हमेशा संख्यात्मक मान ही गुणांक होगा किसी भी चर का, ठीक है ना। और वो हमेशा चर के पीछे होता है और चर ही अपने साथ गुणांक लेके घूमेगा। बाकी किसी को बहुपद में इजाजत नहीं है गुणांक लेके घूमने की। क्यों? भैया इनको सबसे ज्यादा रॉयल्टी इसलिए दी जाती है क्योंकि बिना इनके काम अधूरा है, और जिससे ज्यादा काम निकलता है उन्हीं को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, इसलिए चर को वैल्यू दी जा रही है, ठीक है ना। देखो तो अब यहाँ से फिर समझो, इसे मिटा दें। देखो
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गुणांक की बात करेंगे, तो हमने इसे लिख दिया कि भैया 4x, अगर आपसे पूछेंगे इसका गुणांक बता दो, कहो सर जी इसमें ये 4 होगा गुणांक x का, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गुणे का मानते, सबसे ज्यादा वैल्यू भी इसको दी जा रही है, इसीलिए भैया गुणांक हमेशा किसके बीच होगा, आप ये याद कर लो, गुणांक हमेशा चर के साथ रहता है, चर चर उसको अपने साथ लेके रहता है। तो अगर गुणांक की बात आएगी तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक्स पे जानी चाहिए, और एक्स के पीछे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, गुणांक होती है, वो एक्स का गुणांक होता है। अभी हमने लिखा है ना एक्स का गुणांक, देखो 4 × एक्स का गुणा का अंक, तो एक्स के गुणा का अंक क्या है 4, तो ये हमारा क्या हो गया गुणांक, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे हमने एक बहुपद ले लिया 4x² 5x प्लस का 6। अब बच्चों हम आपसे पूछेंगे x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो ये भी x, हमने क्या बोला घात भी ये लेके बैठेगा, घात लेके बैठा है, तो क्या बोलो हमें पीछे वाली संख्या क्या होती है, गुणांक होती है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होती, गुणित होता है, तो x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, कह दो सर 4 होगा। अगर x का गुणांक पूछेगा तो 5 होगा, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि गुणांक का लेने का अधिकार सिर्फ चर के पास है और किसी के पास गुणांक नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया ना। हमने लिख दिया 3x बच्चों, बच्चों आप बताओ x का गुणांक क्या है, सर जी 3 है। हमने लिख दिया 6x, x का गुणांक क्या है, सर जी 6 है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, ये मिटा दे रहे, अब आगे चलते हैं। देखो ये हमारा हो गया बच्चों, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और देखिए आगे क्या है हमारा, देख लेते हैं। देखो हमारा चर हो गया, अचर हो गया और गुणांक भी हो गया। अब घात की बात कर लेते हैं, घात की बात कर लेते हैं। देखो पहले घात की बात कर लेते हैं कि पहले पद की, चलो पहले पद की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर घात को समझाएंगे सही रहेगा। नहीं पहले घात की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि जब अब चर की बात छेड़ ही दी है तो चर की पूरी हिस्ट्री हम कंप्लीट कर दे। घात क्या होता है, हमने क्या बोला, चर, कह रहे भैया सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही दिखना चाहिए, दिखना दिखना मेरे को सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, और जितनी भी वैल्यू सब हमें दे दो, क्रेडिट हमें ही दे दो, बाकी सबको अकेला छोड़ दो। वापस बोला ठीक है भैया, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो हम अपना मान ही नहीं निकलने देंगे। तो एक्स के ऊपर जो बैठा होता है संख्या, एक्स की खोपड़ी पे जो संख्या बैठी होती है उसको क्या कहते हैं, घात बोलते हैं। जैसे हमने बोला एक्स, और घात, घात कहाँ बैठता है, इसके खोपड़ी में, ये अपना सुशोभित कराता है ना इसे, अपने आप को और वो करने के लिए। तो एक्स की खोपड़िया में जो बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। ये एक्स के ऊपर जो बैठा रहता है चढ़ के उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। तो मतलब हमने क्या, गुणांक भी भाई साहब ने ले रखा है, घात भी इन भाई साहब ने ले रखा है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिलती है, एक्स को, समझ गए ना। घात भी ये लेके बैठे हैं, गुणांक भी। तो क्या गुणांक का अधिकार किसके पास है, चर के पास। आपको दो चीज समझ लीजिए, गुणांक का अधिकार किसके पास है, चर के पास। घात का अधिकार किसके पास है, चर के पास। दोनों का अधिकार इन्हीं के पास है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर आपके दिमाग में अगर हमने आपको बोला कि गुणांक की बात की, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा ये आना चाहिए कि सर जी ने गुणांक पूछा है तो जरूर एक्स के पास ही बैठा होगा वो, क्योंकि एक्स ने ही ले रखा है। अगर सर जी ने पूछा कि भैया घात बता दो, तो जरूर वो एक्स के पास ही होगा, क्योंकि गुणांक और घात दोनों का अधिकार चर के पास है और चर एक्स होता है। हमने क्या बोला, और किसी के पास नहीं होगा। बहुपद में अगर गुणांक और घात की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ चर के बात हो, चर के पास होगा, और चर क्या होता है, एक्स होगा, ठीक ना। तो भैया घात भी किसकी होगी, चर की होती। तो हमने क्या बताया, घात क्या होती है, घात हमेशा चर के ऊपर होती है। बहुपद के केस में चर के ऊपर बैठेगी, और घात हमेशा किसकी होगी, एक्स की होगी। किसकी होगी, एक्स की। एक्स माने चर की होगी, ठीक है ना। और घात किसकी होगी, हमेशा चर की होगी। अगर पूछेंगे भैया इसमें एक्स की घात क्या है, कहते सर जी 2। कितनी है, 2। अगर हमने लिख दिया भैया 4x, अब बता दो इस समय x की घात कितनी है, तो जिस तक कोई घात नहीं होती उसमें एक छिपा होता है, उसको हम एक लेते हैं। एक चारों तरफ घूमता है, ऑलराउंडर है। संख्या के पीछे एक, नीचे एक, ऊपर एक, तो एक सबसे सबसे मस्त फर्स्ट क्लास। एक देखो ये हमने 4 ही लिखा, संख्या के नीचे एक, बटे में एक, आगे गुणा तो एक, पीछे गुणा तब एक, ऊपर घात में बैठा तब एक, समझ में आया ना। और यहाँ भी रख दो तब एक, मतलब कहने मतलब हर जगह एक घूम रहा है। एक कह रहे भैया हमारी जिंदगी सबसे अच्छी। तो कहने मतलब जिनके ऊपर कोई घात ना हो
वहां एक बैठा होगा, क्या बैठा होगा, एक। तो अगर एक्स की घात यहाँ पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, एक्स की घात सर जी, यहाँ एक्स की घात है एक, कितनी है, एक। एक्स की घात कितनी है, एक। तो गुणांक समझ में आया, घात भी आपको समझ में आ गई कि घात हमेशा किसकी होती है, चर की होती है। ये दिमाग में बैठा लो आप, किसकी होती है, चर की। हमने लिख दिया 4x प्लस का 5, ये हमारा बहुपद है। हम पूछे भैया इसमें एक्स की घात बता दो, सर जी ने बताया था कि जिसकी घात कुछ ना हो हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं, तो हम कहते हैं, सर जी एक्स की घात एक होगी, कितनी हो गई, एक होगी। तो बच्चों एक और बताओ, तो अगर हमने बोला आपसे कि 4x की घात 2 ले लिए, 5x की घात ले लिए प्लस का 6, बच्चों आप इसमें ये बताओ तो हमें एक्स की घात, इस वाले पद में हमें एक्स की घात बताओ तो कहते देखो सर जी इसमें तो एक्स की घात 2 है, कितनी, तो और इस वाले में कितना है, इसमें एक्स की घात 1 है। बच्चों देखो कोई भी बहुपद होता है ना, तो बहुपद में एक घात भी होगा, दो घात भी, लेकिन ओवरऑल अगर उसका फाइनल करेंगे तो अधिकतम घात को ही दर्जा दिया जाता है उस बहुपद का। उस बहुपद में जो अधिकतम घात होगी उसको ही उस बहुपद का दर्जा दिया जाएगा, उसी के नाम पर बहुपद को क्रेडिट दी जाएगी। यानी मतलब इसमें एक्स की घात एक भी है बच्चों और दो भी है, लेकिन अगर अधिकतम घात पूछेंगे तो अधिकतम घात कितना है, दो। तो मतलब इस पूरे बहुपद की अधिकतम घात कितनी, दो। इन्हीं के आधार पर इनका हम क्या नामकरण कर देंगे, इनका नाम हो जाएगा द्विपद बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विपद बहुपद। अभी इनकी बात हम आगे करेंगे, पहले हम जहाँ चल रहे हैं उनको पूरा कर लेते हैं। देखो ये बच्चे समझ में आए ना, अगर आपसे घात पूछेगा, आप घात समझ लो, घात हमेशा चर की होती है, हमेशा चर के ऊपर बैठती है। गुणांक हमेशा चर का होता है, हमेशा चर के पीछे बैठता है। मतलब हर जगह उन्होंने स्थान दे रखा है, क्योंकि क्रेडिट अगर एक्स को नहीं मिली तो बहुपद बेचारे फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे ना। चलो अब आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखो बच्चों हमने घात भी पढ़ ली, गुणांक भी पढ़ लिया, चर भी पढ़ लिया, अचर भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं पद क्या होता है। देखो पद क्या होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बनेगी, समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर हम कहेंगे अकेला चर भी क्या होता है, देखो अगर हम बात करेंगे बच्चों कि अकेले चर की बात करेंगे, अकेला चर भी क्या होता है, पद होता है। क्या होता है, पद। जैसे हमने ले लिया तो ऐसे लिख दे रहे हैं अकेला चर, जैसा अकेला चर एक्स ले लिया, क्या होगा, पद होगा। अगर अकेला अचर भी ले लिया, ये भी क्या होगा, ये भी पद होगा। अकेला अचर आप ले लोगे, अकेला अचर आप ले लो, जैसे हमने ले लिया 2, ये भी क्या होगा, ये भी पद होगा। और चर और अचर का संयोजन, देखो चर और अचर का संयोजन, चर और अचर का आप संयोजन ले लो, मतलब मिलन। जैसे 2 गुणे एक्स कितना हो जाएगा, 2x, ये भी क्या होगा, ये भी पद होगा। क्या होगा, ये भी क्या होगा, पद होगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ अकेला अचर आ गया किसी भी बहुपद में, वो भी पद होगा। अकेला अचर भी आ गया, वो भी पद ही है, क्योंकि इनका पद का दर्जा है, एक पद, दो पद, तीन पद। अगर दोनों का संयोजन आ गया, दोनों का संयोजन आ गया तो भी क्या हो जाएगा, वो भी पद हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, आई होप समझ में आया होगा। जैसे हमने लिख दिया कि 4x, तो सर जी क्या है, सर जी ये तो पद है। अब इनका थोड़ा और इनका पोस्टमार्टम करोगे, भैया एक्स के पीछे गुणांक बैठा है, ये हमारा चर है। अगर हमने किसी बहुपद में आपकी बात पूछ ली कि इसमें बताओ कौन कौन से पद है, कह देंगे सर जी एक पद ये है, एक पद ये है, क्योंकि आपने नहीं बताया था कि अकेला अचर भी पद होता है और दोनों का संयोजन भी पद होता है। हम पूछेंगे अच्छा ये बता दो इसमें कुल कितने पद हैं, कितने पद है, सर जी 2 पद हैं, एक ये है, एक ही है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, ये हो गए 2। अच्छा एक और बता दो, देखो ये हम मिटाएंगे फिर पूछेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं, ये आप लिख लेना। देखो अगर बात करें, आप इसमें बता दो हमें, अगर हमने कहा बच्चों आप इसमें बता दो 4x का स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 6, बच्चों इसमें बताओ कितने बहुपद है, सॉरी कितने पद है। तो क्या बोले सर जी एक पद, तो आपने ये है सर जी आपने खुद ही बताया था कि चर और अचर का संयोजन भी पद होता है, ये भी होता है सर जी, एक पद, ये कितने पद हो गए, 1 2 3। तो कहते नहीं ऐसे लिख लो, एक एक और ये हो गए एक, तीनों मिला कितने हो गए, 3। मतलब अगर हम पूछेंगे इसमें कितने पद है, सर जी इसमें कुल 3 पद है। कितने पद है, 3 पद। अगर हम इसमें पूछ ले बच्चों ये बता दो 4x प्लस का 6 कितने पद है, सर जी एक ये होगा एक ये होगा, ये 2 पद हो गए। अगर इसमें पूछ ली एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इसमें कितने, सर जी एक ये है एक ये, दोनों मिला कितने हो गए, 2। ठीक है ना। अगर हम इसमें पूछिए बच्चों ये बताओ तो ये कितना है, सर जी ये तो अकेला है, इसका कितना होगा, ये एक पद है, कितना एक पद है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि पद क्या होता है, पद भी आपको पूरे क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख लो। अब हमारा क्या, अब संकारक की तरफ चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज की अब हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संकारक। क्या नाम है, संकारक। थोड़ा अभी इसको, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हिंदी में तो कम समझ में आते हैं, इंग्लिश में अच्छी तरह समझ में आते हैं। अभी इसका हम इंग्लिश लिखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेट, ऑपरेशन, उन्हीं से तीन शब्द आए। ऑपरेट करेगा कौन, ऑपरेटर। कैसे, ऑपरेशन करके, समझ आया ना। ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर से क्या बनता है, ऑपरेशन। तो कहने का मतलब संकारक को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। क्या समझ मिलते हैं, ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं, संकारक। वैसे संकारक तो बहुत होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारे बहुपद में जितने जिनकी जरूरत है सिर्फ उनकी हम बात करें, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं ऑपरेटर क्या होता है। आप देखोगे मशीन को जब कोई ऑपरेटर चलाता है, उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। अगर मशीन का कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास होता है, ऑपरेटर के पास। अगर ऑपरेटर ना हो तो मशीन कंट्रोल पे नहीं रहेगी। इसलिए तो ऑपरेटर को बैठाया जाता है, क्योंकि उसको उसकी टूल्स की, मशीनों के विषय में जानकारी होती है। तो इस पूरी बहुपद का जो बैलेंस बना रखा है ना, वो यही संकारक ही बना रखे। कौन बना रखा है, संकारक। पूरे बहुपद का बैलेंस किसने बना रखा है, संकारक। मतलब ये ऑपरेटर है, ये पूरे बहुपद को क्या करे, ऑपरेट करे। कहाँ पर क्या लगाना है, एक्स की घात कितनी लेनी है, और अचर कितना है, चर, पूरा बैलेंस किसने बना रखा है, इसने बना रखा है। तो कहने का मतलब इनके बिना बहुपद क्या अधूरा। अगर ये ना हो ना तो बहुपद बहुपद नहीं रह जाएगा, सिर्फ नाम मात्र का एक पद रह जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये ना हो तो बहुपद बहुपद नहीं रह जाएगा। फिर अलग अलग, जब ये देखो इनका काम क्या, बैलेंस बना के एक पूरा निर्माण करके बहुपद का रूप दे देते हैं। अगर ये ना हो तो अलग अलग भागों में इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे, तो वो बहुपद थोड़ा हो गया, तो अलग अलग टुकड़े पड़े, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें संकारक क्या होता है, आप गणित देखो, गणित में जितने भी साइन होते हैं ना, गणित में, मैं क्या बोला, गणित में जितने भी, समझिएगा, जितने भी साइन, साइन मतलब चिन्ह, गणित में ये एन है, ठीक है ना, एच मत समझ लेने हैं। गणित में जितने भी साइन या चिन्ह होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संकारक। गणित के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुपद में तो आपके नॉर्मली चार ही दे रखे हैं, जैसे आपके दे दिए प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये आपके पूरा खेल इन्हीं का है बहुपद। इनके अलावा भी होते हैं, जैसे आप ले लो प्रतिशत। प्रतिशत का भी होता है ना, प्रतिशत का भी होता है। और आपका क्या होता है, आपके ऊपर अगर बहुत से जैसे बहुत से होते प्रतिशत का होता है। अगर दशमलव आपने लगा दी, वो भी साइन, दशमलव का पॉइंट लगा दिए, वो भी आपका साइन है। और आपका एप्सिलॉन लगा दिया, वो भी आपका साइन है। कहने का मतलब क्या है कि होते तो बहुत सारे आपके, अगर मैथमेटिकल में बहुत सारे साइन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पूरे गणित में, ठीक है ना। अनुपात, रेशियो, ये भी एक प्रकार का साइन है। लेकिन हमारा मोस्टली जो बहुपद में यूज होता है वो चार होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। देखिए ये होते हैं ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं किसको, बहुपद को ऑपरेट करते हैं। ये क्या करेंगे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जैसे डॉक्टर अस्पताल में ऑपरेशन करता है, ये गणित में ऑपरेशन करेंगे। और किनके साथ ऑपरेशन करेंगे, बहुपद के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो बहुपद में जो कमी, जैसे मशीनों में कमी वगैरह जो रहती है उनको सही करते हैं ऑपरेटर। उस कोई चीज अगर उसमें प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट अच्छा आए, उसकी फिनिशिंग अच्छी आए, हर चीज उसकी जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका डाया वगैरह जो भी सब अच्छी होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर उसको जितना भी उसमें डायमेंशन देनी होती है, जो भी चीज बनती है उसका की, उसका ड्राइंग वगैरह देख के उस हिसाब से उसको बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संकारक में क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग। गणित के आप सब मोटे तौर पर समझ लीजिए, जो हमारे गणित के चिन्ह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संकारक। गणित गणितीय चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, संकारक। अब गणितीय संख्या क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कहने मतलब गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। अब ये ऑपरेटर क्या करेंगे, इनको ऑपरेट करेंगे बहुपद को। कैसे, देखो अभी आपको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ये आप लिखो, पहले हम मिटा दे फिर आपको बता रहे हैं। देखो इसे आप हटा, इसे हटाते हैं ना, देखो
ये कैसे पूरा बैलेंस जो हमारे बहुपद का बनाते हैं ना, यही बनाते हैं। कौन बनाता है? यही बनाते हैं। पूरा बैलेंस जो बहुपद का बनाते हैं यही बनाते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या बताया आपको? अगर आपने कोई बहुपद ले लिया 3x की घात 2 प्लस का 4x माइनस का 6, अब आप एक चीज देखो, अगर ये, एक बार ब्लैक मार्कर का है, अगर ये ऑपरेटर साहब ना हो तो ये अलग अलग एक पद के रूप में होंगे, बिखरे बिखरे। कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है। तब तो इनको सिर्फ एक पद ही बोलोगे ना। क्या बोलोगे? सर जी ये तो पद है, बस हो गया। क्या है ये सिर्फ पद है। तो इनको बहुपद बनाने का काम कौन कर रहा है? ये साइन, घड़ती चिन्ह। मतलब ये क्या करें, पूरे बहुपद को बैलेंस में कर रखे। अगर ये नहीं है तो बिखरे पड़े बेचारे। तो ये क्या करते हैं, इनको पकड़ के लाके इनके साथ ऑपरेशन क्या करें, ऑपरेटर क्या इनको ऑपरेट कर रहा है, पूरे अलग अलग पद को ऑपरेट करके एक बहुपद का निर्माण कर दिया। तो अगर ये साइन या चिन्ह ना हो तो ये नाम मात्र के एक पद रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? पद रह जाएंगे। तो इनको ऑपरेट करने का काम किसका? साइन का। साइन कौन? ये ऑपरेटर। इनका नाम, हम इनको नाम क्या देते हैं? इनका नाम है ऑपरेटर। ये क्या करते हैं? बहुपद को ऑपरेट करते हैं। कैसे करते हैं? इनके साथ लग के इनको जोड़ने का काम करते हैं। किसका करते हैं? संयोजन का काम, जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर इनको पकड़ के जोड़ने का, और ये क्षमता जोड़ने या घटाने किसके पास है? सिर्फ इन ऑपरेटर के पास। ठीक है ना? अगर ये ना हो तो ये सिर्फ क्या है? नाम मात्र के पद है। क्या है? नाम मात्र के पद है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये गणितीय संक्रियाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। यही बहुपद को क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। अब ऑपरेटर क्या कहते हैं? चर अचर और पदों का मिलाते हैं, संयोजन करते हैं। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? अगर ये संयोजन हो गया तो क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। अब आप देखो, मतलब इन्हीं बहुपद का निर्माण कैसे हुआ? इन ऑपरेटर की वजह से ही बहुपद बना है। इन ऑपरेटर की वजह से ही बहुपद बना है। ये ऑपरेटर ही आके इनको ऑपरेट किए हैं। जो अलग बेचारे बिखरे बिखरे पड़े थे, इनको ला के जहां ऑपरेट कर दिया। इनका संयोजन जैसे ही हुआ, जैसे ही इनका संयोजन हो गया, वैसे ही बहुपद बन गया। संयोजन हुआ, बहुपद रेडी। हमने क्या बोला? संयोजन हुआ और बहुपद रेडी। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा। संयोजन हुआ, बहुपद रेडी। देखो बहुपद संयोजन हुआ तो बहुपद रेडी। अब बहुपद की परिभाषा अगर आप पूछेंगे, अब आप बता ले जाओगे ना। देखो अब बहुपद की तरफ चलते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं? बहुपद की तरफ चलते हैं। अब बहुपद की बारी। देखो बहुपद बना कैसे, ध्यान देना। अब बहुपद बना कैसे, देखो हम लिखेंगे बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद। बहुपद एक बीजी व्यंजक है। कैसा है? देखो बीजी व्यंजक। अब आपको सर जी ये तो, इनको हम बोलेंगे, कुछ चीज इंग्लिश में ज्यादा समझ में आती, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब भाव। कहने का मतलब बीजी व्यंजक। बीजी क्या होता है? बीजी बीज गणित से निकल के आया। कहाँ से निकल के आया? बीज अंक गणित, अर्थमेटिक, बीज गणित से निकल के आया बीज। मतलब बीजी का मतलब होता है जितने भी हमारे अल्फाबेटिक मान होते हैं ना, ए से लेके जेड तक के, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक। तो मतलब जब तक संख्यात्मक मान चल रहा था तो अंकगणित हम पढ़ रहे थे। अब बीजी व्यंजक का जैसे प्रवेश हुआ तो ये एक अलग गणित का निर्माण हो गया, जिसका नाम हो गया बीज गणित। बोलेगा भैया एक्स वाई भी आएंगे, अब इन्हीं मानों को आपको निकालना, एक अलग तरह की गणित बनाए। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो बीजी है ना, ये बीज गणित से आया। और बीजी का मतलब होता है जितने भी ए से लेके जेड तक के अक्षर हैं एबीसीडी के, उन्हीं को आप बीजी बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? और यही सब चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। तो कहने का मतलब हमारा क्या है? बहुपद एक बीजी व्यंजक है। क्या है? बीजी व्यंजक। व्यंजक हमने समझ में आया ना। बीजी मतलब एबीसीडी, और व्यंजक मतलब और उनके गणितीय संक्रियाएं जो मिल जाती सबको कहता है व्यंजक है। अब देखो बीजी व्यंजक है, कहने का मतलब क्या है? बहुपद एक बीजी व्यंजक है जो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखो, अब परिभाषा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता ले जाओ। देखिए कभी कोई चीज रटनी नहीं है कि सर जी बहुपद एक बीजी व्यंजक है, ये कुछ नहीं। आपके मन से जो भाव निकले आप वही परिभाषा दो। देखो हम खुद लिखेंगे यहीं से देख के। देखो बहुपद एक बीजी व्यंजक है जो चर, देखो अचर, अब देखो चर अचर और गुणांक इस पर रहता ही है पहले से। गुणांक ना, गुणांक
पद और संकारक, संकारक का क्या है, संकारक का एक संयोजन है, एक संयोजन है, क्या है, एक संयोजन, क्या है, संयोजन। कैसे संयोजन, देखो भैया इनका एक मिलन है ना, कि देखो कैसे हमने ले लिया भैया 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ये देखो हमने क्या बोला आपसे कि भैया चर बहुपद क्या है, जो चर अचर गुणांक संकारक का एक संयोजन मिलन है। देखो इसमें सब है। अब आप इसमें अगर बात करो तो क्या, देखो ये गुणांक हो गया और ये आपका चर हो गया। अच्छा एक चीज हम छूट गई क्या, घात, घात भी लिख लो बच्चों, क्या लिखोगे, यहाँ लिख लो घात, यहाँ लिखते हैं घात, क्या, घात, ठीक है ना। जो गुणांक चर ये क्या हो गया, ये घात हो गया, और ये देखो क्या होगा, ये अचर पद हो गया, ये अचर हो गया ना, हाँ अचर हो गया। अब यहाँ ए भी क्या, ए भी गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अच्छा पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरे को पद बोलते हैं। इन पूरे को क्या बोलेंगे, इन पूरे को पद बोलेंगे। इन पूरे को क्या बोलेंगे, इन पूरे को पद बोलेंगे। देखो तब ये देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज छूट गई, ये देखो इन्हें क्या बोल रहे, संकारक, मतलब ऑपरेटर, इन्हें ऑपरेटर ही आप समझना, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या बोलते हैं, संकारक, ठीक है ना। हमने परिभाषा यही तैयार कर दी भैया। जो बहुपद होता है, चर अचर गुणांक घात पद और संकारक मेन है, इनका सबका एक क्या होता है, संयोजक होता है, संयोजन होता है। क्या होता है, इनका सबका एक संयोजन को क्या कहते हैं, इन्हीं सबके संयोजन से मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। इन्हीं सबके संयोजन से बहुपद बनता है, क्या बनता है, बहुपद बनता है। इन्हीं सबके संयोजन से क्या बनता है, एक बहुपद का निर्माण होता है। क्योंकि एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, इस सब बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद का एक बीजगणितीय व्यंजक है। मतलब बीजगणितीय एक्स है जिसमें संख्या भी है, व्यंजक मतलब ये सब व्यंजक इनको बोलते हैं। ये सब एक्स वाई जेड एक दो क्या है, व्यंजक। तो बहुपद क्या हो गया, इन सब का संयोजन है, क्या है, इन सब का संयोजन। आई होप आपको बहुपद समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो चलो बच्चों आगे चलते हैं, इसको आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लो। चलो देखो इसे मिटा दे रहे हैं, अब इसे हटा दे रहे हैं। अब देखो अब इनकी इनकी कहानी खत्म, इनको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो भैया आपकी कहानी खत्म, आप चलो, अब आपकी कहानी खत्म। भैया हमने बहुपद सीख लिया, बहुपद समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप समझो बहुपद की कुछ शर्तें आप समझ लो। देखो हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7, सर जी तो बहुपद है, हाँ ये बिल्कुल बहुपद है, सर जी ने बताया तो भैया बहुपद ऐसे होता है। चलो बहुपद की कुछ कंडीशन ये है, आपको बता दे रहे हैं कि बहुपद की कंडीशन क्या है, कि बहुपद की घात हमेशा एक पूर्णांक होगी और धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी, बहुपद की जो पावर होती ना हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगी। कैसे होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। कैसे होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, देखो जीरो की इधर जो भी संख्या होती है सब प्लस में होती है, क्या होती है, प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि बहुपद की घात हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मतलब धनात्मक संख्या होगी। समझ में आया। अगर देखो हमने क्या बताया, बहुपद की घात हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी, क्या होगी, धनात्मक संख्या। और देखो बहुपद कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, बहुपद की घात क्या नहीं होगा, वो लिख लो, बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। और भिन्न में नहीं होगी, हमने क्या बोला, बहुपद की घात मतलब भिन्न में भी नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी। हमने क्या बोला, बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होगी, बहुपद की घात भिन्न में नहीं होगी, बहुपद की घात सिर्फ और सिर्फ एक धनात्मक पूर्णांक या फिर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, या एक फिर धनात्मक संख्या, ये पूर्णांक होगी, मतलब जिसपे प्लस होगा, माइनस में नहीं होगी कभी। अगर किसी भी व्यंजक की घात माइनस में होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो एक बीजी व्यंजक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बहुपद भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने बोला है बहुपद भी एक तरह का बीजी व्यंजक है। बहुपद एक तरह का बीजी व्यंजक है, ठीक है ना। अब बीजी व्यंजक में कई तरह की क्वालिटी, लेकिन एक स्पेशल तरह का बीजी व्यंजक है। इसकी क्या क्वालिटी भैया? इसकी घात हमेशा धनात्मक होगी। अगर घात ऋणात्मक हो गई या फिर भिन्नात्मक हो गई तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको हम पहचानने के लिए दे दें, भैया ये बता दो ये क्या बहुपद है क्या? नहीं सर, अभी आपने बोला कि भैया ऋणात्मक हो नहीं सकती, हमने बोला ये बता दो ये बहुपद है क्या? नहीं बहुपद है। अगर हमने बोला ये बता दो, घात कितनी भी ले लो कोई फर्क नहीं, ये क्या बहुपद है? हाँ सर जी ये तो बहुपद है। ये क्या है? ये तो बहुपद है। समझ में आया ना। अगर आपको पहचानने दे दिया जाए कि बताओ क्या ये बहुपद है, तो नहीं, ऋणात्मक घात दिखे तो बहुपद नहीं है, धनात्मक घात है तो अभी बहुपद है। ये क्या है? धनात्मक घात बहुपद, ये बहुपद नहीं है। ऋणात्मक घात बहुपद नहीं है। ठीक बच्चों, तो आई होप आपको बहुपद पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, हमने क्या बोला कि अगर धनात्मक घात होगी तो बहुपद है, ऋणात्मक घात होगी तो बहुपद नहीं है, और अगर भिन्नात्मक घात होगी तो तब भी बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अब देखो बहुपद आपने समझ लिया। अब देखो ये तो आपने बहुपद को समझ लिया, ठीक है ना, बहुपद को आपने समझ लिया। हमने क्या बोला? बहुपद को आपने समझ लिया। अब ज्यामितीय रूप में अगर आप बच्चों देखो, ज्यामितीय रूप पहले आपको बताएंगे, आप ये समझो। बहुपद आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों अभी बहुपद का क्लासिफिकेशन किया जाएगा, बहुपद का वर्गीकरण। और बहुपद का वर्गीकरण हम दो तरह से करते हैं, एक घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। किसके आधार पर? एक घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर बहुपदों का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपको बहुपद समझ में आएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम आपको बताएंगे बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद को किस आधार पर बांटा गया है, एक घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। तो आज हमने आपको बहुपद पूरी तरह क्लियर करा दिया। कल बताएंगे बहुपद का क्लासिफिकेशन और ग्राफिक ज्यामितीय रूप बताएंगे कि ज्यामितीय रूप से हमारा बहुपद अगर द्विघात है तो कौन सा हमारा ज्यामितीय, मतलब कैसी हमारी आकृति बनेगी, परवलयाकार जाएगा कि रेखी जाएगा, वो सब आपको बताएंगे। कहने मतलब कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद का वर्गीकरण किनके आधार पर किया जा रहा है, और प्रश्नावली प्रश्नावली जो हमारा पहला है उसको हम समझेंगे। ठीक है ना। यानी मतलब बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम बहुपद के प्रकार में चर्चा करेंगे और प्रश्नावली जो हमारा फर्स्ट है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। चलो बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।